डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए वीडियो देखने के बाद कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्य की जो पहचान होती है, यानी कैसे पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, ये शब्द आते थे। लेकिन अब यहाँ पर बात बदल चुकी है, क्योंकि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात करें, तो कैसे पता चलेगा कि भूतकाल की बात हो रही है? तो जहां पर है, हूं, ये सारे शब्द आते थे, वहीं पर अब था, थी, थे, ये शब्द आएंगे। यानी कि जहां पर रहा है, रही है, रहे हूं, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं, ये सारे शब्द आते थे हिंदी वाक्य के अंत में। वहीं पर अब वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द आएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस जिस टेंस में लिखा गया है वो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है जारी रहना। यानी पास्ट टेंस में, भूतकाल में किसी काम के अगर जारी रहने की बात की जा रही है तो समझ लिए वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए, अगर आप समझ गए हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है, तो अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। क्योंकि अगर किसी भी टेंस का सेंटेंस के ट्रांसलेशन आपको करना है तो पहचान होने के बाद हेल्पिंग वर्ब ही वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आप उसके बारे में आप जान जाते हैं तो उस टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो उसका ट्रांसलेशन आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहां भी चुटकियों में ट्रांसलेशन करने के लिए ये बात याद रखिए कि वॉज ये हेल्पिंग वर्ब लगता है अगर सब्जेक्ट आई होगा तब, ही होगा तब, शी होगा, इट होगा, या फिर सिंगुलर नाउन का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगता है। और इसके अलावा वेयर, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं वेयर, लेकिन एक्चुअली ये वेयर नहीं है, इसको पढ़ते हैं वर। तो वर कब लगेगा? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि हर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद आईएनजी। क्योंकि किसी भी टेंस का अगर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसके लिए मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म ही लिखेंगे, यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे जरूर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब चलिए बात करते हैं कुछ सेंटेंस की, जिससे कि टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपना काम कर रहा था, यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई के साथ क्या लगता है भैया? आई के साथ लगता है वॉज। तो यहां पर हम लिख देंगे वॉज, लिख दिया वॉज। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। तो कर रहा था होता है डू मीन्स करना, उसमें आईएनजी जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा डूइंग। तो हो गया ये आई वॉज डूइंग। तो आई वॉज डूइंग जब हो गया तो इसके बाद क्या लिखना है? लिखना है इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है? किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो उसके लिए उसमें क्या या किसे क्वेश्चन लगा देते हैं तो जो आंसर निकल के आएगा वही होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए, अगर पूछा जाए क्या कर रहा था तो आंसर निकल के आएगा अपना काम। तो यहां पर माई वर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए लिखेंगे माई। ओके, माई वर्क।
आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। अगला सेंटेंस, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे वी, और वी के साथ हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर्क। तो ये हो गया भैया वर्क। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद वर्क की स्पेलिंग ये गलत है, ये WERE, ओके। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बात कर रहे थे, तो टास्क मीन्स होता है बात करना, TALK, इसमें लगा देंगे ING, हो जाएगा टास्किंग। उसके बाद क्या बात कर रहे थे या किसे बात कर रहे थे, यानी कि ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जब क्या या किसे लगाते हैं तो कोई भी आंसर निकल के नहीं आता। दैट मीन्स यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अदर वर्ड्स में आते हैं आपस में, तो आपस में के लिए हो जाएगा among themselves, among themselves। तो ये हो गया आपस में, among themselves। इसके बाद देखिए, कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा था, कुत्ता अपनी दुम हिला रहा था, कुकुरा अपन पूंछ हिलावत रहा। तो कुकुरा जब अपन पूंछ हिलावत रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है क्या है, कुकुरा, यानी कि कुत्ता, द डॉग, द डॉग यानी कि कुकुरा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब देखिए, कुत्ता, एक कुत्ते की बात हो रही है, यक्के कुकुर की बात हो रही है। तो जब यक्के कुकुर की बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है वॉच। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वॉच, वॉच लिख दिया भैया। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हिला रहा था, हिला रहा था। तो वेव मीन्स होता है हिलाना, इसमें जोड़ देंगे ING, वेविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या हिला रहा था, अपन पूछ, तो ये हो गया अपनी पूछ। तो कुत्ता, जब कुत्ता है तो इसके लिख देंगे इट्स टैल, TAIL, इट्स टैल, अपनी पूंछ हिला रहा था, कुत्ता अपनी दुम हिला रहा था, द डॉग वाज वेविंग इट्स टैल। ये अगला सेंटेंस है, वही लोग अपना गृह कार्य कर रहे थे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे मींस वे, या फिर वे लोग, और दे के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, तो ये हो गया वर्ब। इसके बाद लिखना है कर रहे थे, डू मीन्स करना, उसमें लगा देंगे ING, हो जाएगा डूइंग। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, पूछा जाए क्या कर रहे थे तो पता चलेगा अपना गृह कार्य कर रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य। अगर सब्जेक्ट दे है तो अपना के लिए देयर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा देयर, और गृह कार्य के लिए लिख देंगे होमवर्क। तो दे आर डूइंग देयर होमवर्क, दे आर डूइंग देयर होमवर्क। रवि और रोशन राहुल से झगड़ा कर रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन झगड़ा कर रहे थे, रवि और रोशन। तो रवि एंड रोशन, ये हो गया रवि, ये हो गया एंड, और ये हो गया रोशन, रोशन, ओके। रवि एंड रोशन। अब रवि एंड रोशन यानी एक से ज्यादा लोग हो गए। अगर सिर्फ रवि लिखा होता या सिर्फ अगर रोशन लिखा होता तो वो एक वचन माना जाता, सिंगुलर नाउन माना जाता, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते वॉज। लेकिन यहाँ पर रवि और रोशन दो लोग हैं, यानी कि दो लोग जब है तो इसको प्लूरल नाउन माना जाएगा, और जब प्लूरल नाउन तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा वर्ब। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया हेल्पिंग वर्ब वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब वर्ब हो गया, इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो झगड़ा कर रहे थे के लिए लिखेंगे क्वेरलिंग, QUERRALLING, क्वेरलिंग, ओके, क्वेरलिंग। और किससे झगड़ा कर रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल से, क्वेरलिंग टू राहुल, क्वेरलिंग टू राहुल, ये हो गया। इसके बाद अदर वर्ड में कुछ और बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, यानी रवि एंड रोशन वर क्वेरलिंग टू राहुल। अगर आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए ना, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने से दुनिया की कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती, क्योंकि आपको बस यक्का ही काम करना है, यक्का ही काम करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यानी किसी भी टेंस का अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो यहाँ पर सिंटेक्स इसका जो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सीधे नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद फिर वही अपना मेन वर्ब और उसमें ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट वाला लिख देंगे, और फिर अदर वर्ड जो कुछ बचेगा वो सब लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस काम ही खत्म। देखिए, सत्यजीत झूठ नहीं बोला था, सत्यजीत वो झूठ बोलबे ना कर, बोले का है, सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था। तो सत्यजीत जब झूठ नहीं बोल रहा था तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिखना है, कौन झूठ नहीं बोल रहा था, कौन झूठ नहीं बोला, सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सत्यजीत, सत्यजीत, ये हो गया सत्यजीत सब्जेक्ट। और इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा व्हाट। उसके बाद लिखना है नॉट। किसी भी टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नॉट लिख दिया। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब, बोल रहा था, तो टेल मीन्स होता है बोलना, इसमें जोड़ देंगे ING। टेलिंग, क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, झूठ के लिए हम लिखते हैं एलाई, टेलिंग एलाई, ठीक है। देखिए, स्पीच मीन्स भी होता है बोलना और टेल मीन्स भी होता है बोलना, लेकिन जहां पर सत्य बोलने की बात हो वहां पर स्पीक ट्रूथ लिखते हैं सत्य बोलने के लिए, और जहां पर झूठ बोलने की बात हो वहां पर टेल एलाई लिखते हैं झूठ बोलने के लिए। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए टेल में ING जोड़ देंगे, तो इसलिए हो जाएगा टेलिंग। तो अगला सेंटेंस देखिए, मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आई के साथ भैया वर्ब लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आई वी दे यू के साथ लगाते हैं वर्ब। अरे नहीं भैया, आई ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं वर्ब। ध्यान रखिएगा, आई के साथ भी यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, आई के साथ वर्ब लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे,
वॉच, हाँ भूलना मत, भूलना मत। और वीडियो को लाइक कर दो, देखने में अगर मजा आ रहा है, बातें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। कर दिए? अरे करो यार, पैसा लगता है क्या, लाइक करो फटाफट। देखो अगला सेंटेंस, आई वॉच, इसके बाद नॉट, नॉट हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गा रहा था, तो सिंग मीन्स होता है गाना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, सिंगिंग। बस ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या गा रहा था ये नहीं है, मैं अच्छा है मैं गाना नहीं गा रहा था, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। आई वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग के साथ ए क्यों लगाया, क्योंकि एक टाइम पे एक ही गाना गा सकते हैं, तो इस यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन इसको माना जाता है, तो इसलिए ए इसके आगे लगा देते हैं। एक टाइम पे एक ही गाना गा सकते हैं ना, इसलिए आई वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, वी मीन्स हम, या हम लोग, वी पीपल नहीं लिखेंगे, सिर्फ वी लिख देंगे, हो गया हम लोग। इसके बाद लिखना है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब है ना, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ लगता है वर्ब, तो ये हो गया वी वर्ब। और उसके बाद लगाना है नॉट। किसी भी टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पर हो गया वी वर नॉट। मेन वर्ब क्या है, तंग करना, तंग नहीं कर रहे थे, तो ऑपरेस मीन्स होता है तंग करना, OPPRESS, इसमें जोड़ देंगे ING, ऑपरेसिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे तंग नहीं कर रहे थे, पुअर्स, द पुअर्स, द पुअर्स। तो ये हो गया, हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट ऑपरेसिंग द पुअर्स। तो भैया अब जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ ही चुके हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रखा है। बार बार मैं आपको बताता रहता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे। और अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है, सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है, बल्कि शुरू में, हिंदी वाक्य के शुरू में सिर्फ क्या आ रहा है, जैसे क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, क्या मोहन एक गीत गा रहा था, तो इसमें जब क्या 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 शुरू में आता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं और उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ING जोड़ना है, मेन वर्ब में ING जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, बात समझ में आई। वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आए तो पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, शुरू में क्या आता है, तो यहीं से बात शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस, क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे, तो क्या शुरू में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना है। तो राष्ट्रपति, किसी भी कंट्री का राष्ट्रपति एक ही होता है, तो एक वचन हुआ यहाँ पर राष्ट्रपति, तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए हो जाएगा वॉच। तो सबसे पहले हमने लिख लिया हेल्पिंग वर्ब वॉच, और उसके बाद सब्जेक्ट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये यहां पर होना चाहिए राष्ट्रपति, इस तरीके से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो यहां पर लिख देंगे द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब है गो, उसमें जोड़ेंगे ING, गोइंग टू, कहां जा रहे थे, विदेश, एब्रॉड, ABROAD, एब्रॉड मीन्स होता है विदेश, गोइंग टू एब्रॉड। ठीक है, वॉज द प्रेसिडेंट गोइंग टू एब्रॉड, क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे। अगला सेंटेंस है, क्या वे लोग गरीबों को खिला रहे थे, क्या वे लोग गरीबों को खिला रहे थे, तो क्या शुरू में आ रहा है, तो इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा। अब क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पर वे लोग, तो दे मीन्स वे, और पता है यहाँ पर दे के साथ वर लगता है, तो इसलिए हो गया वर दे। ओके, इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या है, खिला रहे थे, तो फीड मीन्स होता है खिलाना, और इसमें जोड़ देंगे ING, तो हो जाएगा फीडिंग। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, किसे खिला रहे थे, गरीबों को, तो फीडिंग द पुअर, गरीबों को, पुअर्स लिख देंगे। ओके, अगला सेंटेंस, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए क्या बीच में आ गया, तो जब भैया क्या बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड हमें सबसे पहले लिखना है कि नहीं लिखना है, बिल्कुल लिखना है बाबू। अगर शुरू में क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, और अगर बीच में वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि क्या की जो इंग्लिश होती है व्हाट, वो पहले लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम यानी कि यू, तो जब यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या लिखते हैं, यू के साथ लिखते हैं, हो जाएगा वर, व्हाट वर, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया यू, और उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब है कर रहे थे यानी करना, तो डू मीन्स करना, इसमें ING जोड़ देंगे डूइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ, एक मिनट, ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन अदर वर्ड है उसके साथ, तो उसके साथ के लिए हो जाएगा विद हिम,
विद हिम या विद हर हो सकता है, यहाँ पर पता नहीं लड़का कहा जा रहा है कि लड़की के लिए किसके साथ क्या कर रहे थे, तो भैया नहीं पता है तो ही लिख दिया। उम्मीद है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो समझ ही गए होंगे, और यही ताव में आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। बस एक ही चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फिर मेन वर्ड, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड जो भी आएगा शुरू में उसको लिखना है एज इट इज जैसे लिखते थे, सब्जेक्ट लिखना है एज इट इज जैसे लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस और कुछ नहीं है। सब सेंटेंस देखिए, क्या आपकी माँ आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ध्यान मत दीजिए, वो छूट गया था वैसे ही उसको जाने दीजिए। क्या आपकी माँ आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, इसका अगर ट्रांसलेशन करना है तो बहुत ही आसान है, क्या शुरू में आ रहा है तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड तो कुछ लगेगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, आपकी माँ, तो आपकी माँ यानी कि एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, माँ तो एक ही होती है ना भाई, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज, क्योंकि सिंगुलर नाउन वाले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज। तो यहाँ पर वाज जब लग गया उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट लिख देंगे योर मदर, आपकी माँ, वाज योर मदर। सब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट, नॉट, ओके, सब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट और उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, तो वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी हो जाएगा वेटिंग। और एक बात मैंने आपको बताई है, अगर याद नहीं तो आप फिर से सुन लीजिए, वेट, वेटिंग या वेटेड या वेटेड, मतलब वेट का कोई भी फॉर्म आए, चाहे वो सेकेंड थर्ड फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या फिर आईएनजी वाला फॉर्म हो, अगर ये पता हो कि किसकी प्रतीक्षा करने की बात हो रही है, यानी वेटिंग का ऑब्जेक्ट अगर लिखा है तो उसके साथ फॉर जरूर लगाएंगे, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हर, वेटिंग फॉर फलाना ढकाना जो भी है, मतलब प्रतीक्षा किसी के लिए की जाती है। ओके, तो इसलिए वेटिंग के बाद फॉर जरूर लगाना है, क्योंकि फॉर का मतलब ही होता है के लिए। तो यहां पर हो जाएगा वेटिंग फॉर, और आपकी प्रतीक्षा, आपकी यानी तुम्हारी यानी कि यू, तो वेटिंग फॉर यू, तो ये हो गया वेटिंग फॉर यू और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वॉज योर मदर नॉट वेटिंग फॉर यू, क्या आपकी माता आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। अगला सेंटेंस देखिए, क्या चीकू के गांव के लोग सब्जियां नहीं उपजा रहे थे, क्या शुरू में आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, चीकू के गांव के लोग, मतलब बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो भैया जब प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं वर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चीकू के गांव के लोग, तो यहां पर जब इस तरीके से मतलब पोसेसिव केस की बात हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ का यूज किया जाता है, उसके लिए एक वीडियो है, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कैसे करें, वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो सबसे ऊपर एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश ग्रामर, उस पे आप जाइएगा, उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कैसे करेंगे, तो सारी बातें मैंने वहां पे आपको समझा रखी है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में यानी दो नाउन के बीच में अगर का की के आता है तो और उनके बीच में अधिकार जताने के लिए या फिर संबंध जताने के लिए का की के का यूज किया गया है, तो ऑफ का यूज कैसे करेंगे और एपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जो पीछे वाला नाउन होता है उसको द लगाकर पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑफ लिखते हैं। ओके, और उन्हीं के लिए जहां पर जो पहले वाला नाउन है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब जीवित प्राणी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे लास्ट चीकू के गांव के लोग, यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला नाउन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि गांव के लोग, तो इसमें गांव के लोग में गांव जो है नॉन लिविंग थिंग है, एक जगह का नाम होता है जहां पर ढेर सारे घर होते हैं पुराने टाइप के, उसको बोलते हैं गांव। तो इसको लिखेंगे द पीपल यानी लोग ऑफ विलेज, द पीपल ऑफ विलेज, ठीक है। और यहां पर देखिए चीकू के विलेज कहा जा रहा है, ठीक है, कौन से विलेज, चीकू के विलेज। अब ये जो चीकू है ये लिविंग थिंग है, किसी व्यक्ति का यानी किसी लड़के का नाम है, तो इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और ये हो जाएगा चीकूज विलेज, ठीक है। चीकू के गांव के लिए लिखेंगे चीकूज विलेज और लोग के लिए लिखेंगे द पीपल, ठीक है, द पीपल ऑफ चीकूज विलेज, इस तरीके से लिखेंगे,
ठीक है, यानी जब 2 बार के आए तो ध्यान रखिएगा, एक जगह ऑफ का यूज होगा, एक जगह एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, दोनों जगह एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ओके, द पीपुल ऑफ चीकूज विलेज। और इसके बाद हमें ये हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद लिखना है नॉट, और इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, उपजा रहे थे, तो ग्रो मीन्स होता है उपजाना, इसमें लिख जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा ग्रोइंग, उपजा रहे थे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या उपजा रहे थे, सब्जियां, तो सब्जियां के लिए हो जाएगा वेजिटेबल, वेजिटेबल। ओके, ध्यान रखिएगा सब्जियां जहां भी लिखते हैं तो उसको प्लूरल नाउन में लिखते हैं, क्योंकि अगर सब्जियां उपजाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक आलू उपजा देंगे या एक टमाटर उपजा देंगे, ढेर सारी मात्रा में सब्जियां उपजाएंगे, तो इसलिए वेजिटेबल ना लिख के जहां भी लिखते हैं वेजिटेबल्स ही लिखते हैं। ओके, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, द पीपल ऑफ चीकूज विलेज नॉट ग्रोइंग वेजिटेबल्स। क्या चीकू के गांव के लोग सब्जियां नहीं उपजा रहे थे? अगला सेंटेंस है, जलेश्वर बाबू मकान किराया उगाही क्यों नहीं कर रहे थे? उगाही करना मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, बटोरना, मांगना, करना, तो ये हो जाएगा जलेश्वर बाबू मकान किराया उगाही क्यों नहीं कर रहे थे में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लिख देंगे वाई, क्योंकि इंग्लिश। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट है यहाँ पर जलेश्वर बाबू, यानी एक व्यक्ति का नाम है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है वाज। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जलेश्वर बाबू, तो जलेश्वर बाबू के लिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये एक इंसान का नाम है, तो जलेश्वर बाबू को जलेश्वर बाबू लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिर लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब है उगाही नहीं कर रहे थे, मतलब इकट्ठा नहीं कर रहे थे, तो कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, और आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा कलेक्टिंग। और क्या इकट्ठा नहीं कर रहे थे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मकान किराया, यानी हाउस रेंट, नॉट कलेक्टिंग हाउस रेंट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वाई वाज जलेश्वर बाबू नॉट कलेक्टिंग हाउस रेंट। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। आज की वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी टाइप के सेंटेंस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या सारी चीजें जो मैंने आपको बताई आपको अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके रिलेशन में जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको आप प्लीज चैनल के बारे में बताइए, वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि ढिंचक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश मस्ती के साथ पढ़ाई जाती है, दिमाग पर जोर नहीं डाला जाता है, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार व्हाट आर यू डूइंग, यार ढिंचक इंग्लिश पे इतनी अच्छी तरीके से इतनी मस्त जानकारी दी जा रही है आपको, और क्या चाहिए, प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।